ईडी जो रेड कर रही थी वो तो एक निजी कंसल्टेंसी है, आईपैक, प्रतीक जैन जिसके ओनर हैं। कभी प्रशांत भूषण इनके टीम में हुआ करते थे, उन्होंने इनसे पीछा छुड़ा लिया, जो भी उनके बीच की बातें रही होंगी। और अब ये एक निजी कंपनी है। ना तो ये टीएमसी का ऑफिस था, ना ममता बनर्जी का ऑफिस था, ना तो टीएमसी के किसी मंत्री का, पदासीन मंत्री का घर था, ना तो ममता बनर्जी जो सिटिंग सीएम है उनका घर था। किस हक से और किस ज़रूरत से वहाँ भागी? सी ड्रॉप देयर विद इन 10 सेकेंड, खाली पैर भागते दौड़ते, मीडिया को धता बताते हुए, कैमरामैन को धकेलते हुए वो अपनी टीम के साथ वहाँ गई। एक रेड जो चल रहा है और वो हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार चल रहा है, सीबीआई और ईडी की रेड, जो कि बहुत संगीन मामले पर रेड थी। उस रेड के बीचों बीच एक सिटिंग सीएम जाकर न सिर्फ मीडिया और रिपोर्टर्स को धता बताते अंदर घुसती है, बल्कि फाइल्स, डॉक्यूमेंट, पेन ड्राइव, लैपटॉप, उन सबको सीज करके और वहाँ से भाग लेती है। ये हमें क्या बताता है कि हमारा देश किस तरह का फेडरलिज्म दिखा रहा है, किस तरह का नज़ारा दिखा रहा है। वी आर लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक। एक सिटिंग सीएम इस तरह से एक कोर्ट द्वारा आदेशित इन्वेस्टिगेशन को, प्रोब को बाधित करती है और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स जिस पर जिरा होनी थी, जिस पर जांच होनी थी, उसको लेकर सबके सामने में ऑन कैमरा भागती है। ये अपने आप में आधे दर्जन से ज़्यादा कानूनी अधिकारों जितने हमारे आर्टिकल्स हैं उनका वायलेशन है। मैं बताती हूँ, बीएनएस पीएमएलए के 186 सेक्शन, 212 सेक्शन, 17 सेक्शन, इन सब का वायलेशन है। और ये वायलेशन अपने आप में ये वायलेशन अपने आप में इतना मजबूत है कि किसी भी इंडियन को ऐसा हरकत करने पर तुरंत जेल के अंदर बंद होना पड़ता, उसको गिरफ्तार किया जाता, ना तो उसको बेल मिलता, ना उसके सपोर्ट में कोई खड़ा होता, और कब तक वो आदमी अंदर रहता और उसकी क्या दुर्दशा होती कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि ना तो मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही है खुल के, और ना तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो किस चीज़ के लिए बना है? सुओ मोटो कहाँ चला गया? जब हमारे प्रधानमंत्री जो अभी हैं, एक समय में गुजरात के सीएम थे और जो अभी वर्तमान हमारे होम मिनिस्टर हैं, उस समय गुजरात के होम मिनिस्टर हुआ करते थे गोधरा रॉयट्स के बाद, किस तरह से कांग्रेस शासित सरकार ने उनको प्रताड़ित किया और करवाया इन संस्थाओं द्वारा। उन्होंने चूं तक नहीं बोला और मीडिया ने उनके खिलाफ रिपोर्ट किया। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। आज वो मीडिया उस तरह से क्यों नहीं रिपोर्ट कर रही है? आज ये लोग जो धरना दे रहे हैं, छाती पीट कर चूड़ियाँ तोड़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज डाइंग, और ये अपने निजी स्वार्थ के लिए रेड डाल रहे हैं। 2020 में कोल स्कैम के अंतर्गत जो जांच हुई थी, उस जांच का इट इज़ नॉट अ ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अ जजमेंट, जिसके आधार पर, एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, एक जजमेंट पास हुआ है जिसके अंतर्गत ये रेड डाली गई थी और देश की सबसे बड़ी संस्थाओं द्वारा रेड थी। उस रेड को न सिर्फ बाधित किया बल्कि उनके डॉक्यूमेंट्स को उनसे छीन कर ऑन कैमरा लेकर भाग गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है। तो ये तो आप इसके लिए जो मैंने तथ्य दिए हैं, जनता खुद समझ सकती है कि ये हमारा देश किस तरह से जा रहा है और कहाँ पर कौन गलत जा रहा है। हमारी सरकार जा रही है, ये संस्थाएं जा रही हैं, या ममता बनर्जी ने अपने आप को फिर से एक बार एक्सपोज किया है? ममता बनर्जी क्या छिपाना चाहती हैं? वो ईडी के बीच से फाइल लेके निकल जाती हैं, ऐसा क्या है उस फाइल में? आपको मैं याद दिला दूं कि पार्थो चैटर्जी इनके एक नेता हुआ करते थे, जिनके यहाँ रेड डाली गई थी टीचर्स कैंप में। टीचर्स कैंप रेड जब हुआ था तो उनके यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान, 5 किलो तो सोना मिला था, उसके बाद कई सारे फ्लैट्स उनके सीज किए गए, बहुत पैसा मिला था। ममता बनर्जी को चाहिए था, क्योंकि वो उनके पार्टी के मेंबर थे ना, तो उनको जाके वहाँ से भी 2-4 बोरी ब्लैक मनी गोद में पकड़ के मुट्ठी में भींच के भागना चाहिए था, जिस तरह से वो कल फाइल लेकर भागी। लेकिन नहीं भागी वो। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हाथ खड़े कर दिया, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अर्पिता मुखर्जी उनकी एसोसिएट, पार्थो चैटर्जी की, इन दोनों को अपने से फारिग कर लिया। और कल ऐसा क्या था कि वो खुद पहुंच गई। आईपैक जो है वो एक कंसल्टेंसी है जो बहुत सारी संस्थाओं के लिए काम करती है, उसका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है। तो कहेंगे जलने के लिए इनका ये चिंगारी ही काफ़ी है कि इनकी जो व्यवस्था है, इनका केस खुलने लग गया है। अब प्रतीक जैन पर जांच हुई आईपैक के ऑफिस में, ये मैडम पहुंच गई, ये मैडम वहां पहुंच गई, और पहुंचने के बाद इन्होंने वहां पर क्या किया कि सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सीज कर लिया अपने
पास रख लिया, उनको जांच नहीं करने दिया। और वो जांच जब नहीं करने दे रही हैं तो ऐसा क्या है, क्योंकि अब हवाला का भी केस खुलता। कोल कैंप में जो करोड़ों करोड़ का इन्होंने घोटाला किया, बंगाल की धरोहर जो वहाँ के कोयले की खुदाई से इन्होंने अपना घर भरा है, वहाँ के लोगों के रोजी रोजगार मार के और वहाँ की इकोनॉमी को इन्होंने तबाह करके, वो कलई तो खुल चुकी है। अब हवाला का मामला खुलता और इनकी गर्दन लंबी होती। ये कहने की बात नहीं है, तो साबित हो रहा है ना कि ये खुद जाकर, एक सिटिंग सीएम जाकर बीच रेड में मीडिया और कैमरा के सामने में जाकर, खुद से जाकर, उनको अपने लोगों का भी भरोसा नहीं रहा, कूद फांद कर जाकर लेकर आई हैं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि क्या है, इन्होंने हमेशा ऐसा किया। इससे पहले भी इन्होंने ये चीज़ किया था। बीएसएफ जब ज़मीन मांग रही थी कि फेंसिंग के लिए, ताकि बांग्लादेश और रोहिंग्या हमारे देश में ना आ सके हमारा बॉर्डर क्रॉस करके, तो इन्होंने नहीं दिया, बल्कि उनको प्रताड़ित किया, भगाया, मारा पीटा, पत्थरबाजी उनके ऊपर की। आखिर क्या ऐसा है? अगेन एंड अगेन शी हैज़ बीन प्रूविंग कि शी इज़ मेकिंग अ एब्जेक्ट मॉकरी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अगर हमारे ये लोकतंत्र का उन्होंने मजाक बना कर रख दिया है। बीएसएफ को उन्होंने क्यों नहीं ज़मीन दी फेंसिंग के लिए, ताकि वहाँ से जो आते हैं उनके वोट देने वाले, वो तो आते रहेंगे, तभी तो इनका कारोबार चलेगा। ये 15 साल की जो सिटिंग सीएम है, वो गद्दी का आनंद कैसे ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो इनके आते हैं रिसोर्सेस, उनका आना बाधित हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने जो 2022 का एक लोकल स्कैम था, उसके लिए जब ईडी आई थी, उसमें इन्होंने बाधा उत्पन्न कर दी। हर जगह जब कुछ होता है ये पत्थर मारने लगते हैं। आरजी कर हॉस्पिटल में जब हुआ था, एक मासूम लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, उसमें ये क्यों नहीं वहाँ पहुँची थी? अगर इनको अपने पार्टी का और अपने जनता का ख्याल था तो पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंची। बयान तक नहीं इन्होंने दिया, बल्कि वहां पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने सब तरह के अत्याचार करवाए। अच्छा मैम, ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि वो उनकी जो पार्टी की तैयारियां थी, जो रणनीति थी, वो बीजेपी जानना चाह रही है, वो निकालना चाह रही है, इसीलिए वो ईडी की रेड करवा रही है। इनकी पार्टी इतनी पुरानी है और आज तक ये राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाई। बंगाल से बाहर इनकी कोई पहचान नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और जो बीजेपी है, वो आज लगभग भारत के हर राज्य में उसका बोलबाला है, उसकी पहुंच है, और कई सारे राज्य में बीजेपी आज बाहुल्य में शासन कर रही है। तो बीजेपी को एक वरद हस्त जो है, केंद्र से लेकर अन्य राज्यों में बहुमत से शासन करने वाली पार्टी को क्या पड़ी है इनकी पार्टी की रणनीति चुराने की। अच्छा, रणनीति अगर चुराई भी, दूसरी बात कि अगर रणनीति चुरा भी रहे हैं, इतने बेचारे हो गए हैं कि एक लोकल राजनीतिक पार्टी की रणनीति चुराने जाएंगे तो ईडी और सीबीआई जाएगी रेड करने। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि उनकी रणनीति चुराने के लिए ईडी और सीबीआई जाएगी। इतनी बड़ी महाभारत की रणनीति, अश्वत्थामा की रणनीति इनकी हो गई। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया। वहाँ पर कारोबार नहीं चलने दिया, बिजनेस नहीं चलने दिया, लोकल बिजनेस हाउसेस को कोलैप्स करा दिया। जो निजी कारोबारी थे वो वहाँ से पलायन करके भाग गए। और अब जो वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, लड़कियों को कोई तरह की सुरक्षा नहीं। वो खुद कहती है ऑन रिकॉर्ड कि 9 बजे के बाद अगर लड़की घर से निकलती है तो वो अपने असुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। आप समझिए कि एक सीएम ऐसा कह रहा है तो वो किस तरह से गैर जिम्मेदाराना बातें हो रही हैं। और एक महिला सीएम होने के साथ साथ वो एक महिला भी हैं। इस तरह की बातें कैसे वो कह सकती हैं? ये कहना ही काफ़ी है कि वो किस तरह का शासन कर रही हैं। उनका कहना है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ईडी सीबीआई, देश में जो भी हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि ये सब मोदी के इशारे पे कठपुतली बनी है। मोदी के इशारे पे सारा ये हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर जांच बिठा दी जाती है और उसको फिर जेल में डाल दिया जाता है झूठे केसों में। बीजेपी ऐसे ही चुनाव जीत रही है। बिल्कुल उनका कहना सही है। मैं ज़रा आईना दिखा दूं। एक बार बंगाल में किसी कलाकार ने एक कार्टून बनाई थी ममता बनर्जी की, उसको रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ गुड़गांव की एक लड़की ने एक पोस्ट डाला था, कुछ इनके यहाँ हुआ था, उसके लिए उसको हरियाणा में बंगाल की पुलिस हरियाणा आके गुड़गांव से उठाकर लेकर गई थी। आप सबको याद होगा शर्मिला, तो उसको उठाकर ले गई थी और उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। अगर ऐसा होता तो इनके लिए तो एक कार्टून बनाना, इनके खिलाफ एक बयान देने पर, एक ट्वीट करने पर लोगों को घर से उठा लिया जाता है। मोदी जी को तो राक्षस है, नरपिशाच है, देशद्रोही है, देश को डिवाइडर मैन ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे ने अपने कवर पेज पर इनको छापा था कि कहाँ इंडिया टुडे का ऑफिस सीज हो गया,
कौन से उनके राइटर, कौन से उनके एडिटर को जेल में भर दिया गया। मोदी जी के बारे में तो इतनी सारी चीज़ें निकल के आती रहती हैं, बोलते रहते हैं, आज तक मोदी जी ने कभी उसके बारे में लिखा भी नहीं होगा। अभी बिहार इलेक्शन के टाइम में उनकी माँ तक को गाली दी गई। मोदी जी चाहते तो पूरे पार्टी के उन लोगों को उठाकर जेल में भर देते और चुनाव जीत जाते। और अगर ये बात कहते हैं कि चुनाव ऐसे ही जीतती है तो उनके जीत का कारण ये है कि विपक्ष को भर देते हैं, तो ये सब का जवाब होना चाहिए ना। जो उनको गालियां देते हैं वो मजे में घूम रहे हैं, दे आर रोमिंग फ्री, पकड़ना चाहिए ना। अभी जिस तरह से इन्होंने अमित शाह को नेस्टी या नॉटी मिनिस्टर कहा, इस तरह के लूज मोटर माउथ महिला को तत्काल प्रभाव से, और उतना ही नहीं, कोर्ट के जो लीगल एक्शन, उसके लीगल टर्म्स के वायलेशन, आर्टिकल के वायलेशन, बीएनएस के आर्टिकल वायलेशन, पीएमएलए आर्टिकल के वायलेशन के तहत तुरंत जेल में भर देना चाहिए था ममता बनर्जी को। अगर वो डिक्टेटर होते तो भर देते उनको जेल में, नहीं किया ना। तो अगर, और दूसरी बात, अगर ऐसे जीतना ही होता तो फिर 2024 में 400 पार कर जाते ना, नहीं 400 पार कर पाए। अच्छा, एसआईआर की हम बात करें, एसआईआर जो हो रहा है बंगाल में सबसे ज़्यादा इसका विरोध आपको देखने को मिला था, तो एसआईआर को आप कैसे देखती हैं? एसआईआर सबसे पहले हमारे देश में हुआ था 52 में, नेहरू जी के डायनेस्टी में। डायनेस्टी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था आई एम द लास्ट ब्रिटिश टू रूल इंडिया। इस बात को उनके किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पढ़ा जा सकता है। और उनकी जो किताब है जो 84 में, जो उन्होंने 64 में इंदिरा गांधी ने पब्लिश करवाई थी, लाइफ्स एंड लेटर ऑफ नेहरू, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा था आई एम द लास्ट ब्रिटिश टू रूल इंडिया, तो इसीलिए मैंने डायनेस्टी कहा। तो नेहरू जी के डायनेस्टी में 52 में हुआ था, 52 में हुआ था, फिर 61 में हुआ था, 62 में होना था, 57 में भी हुआ था। 52 में, 57 में, 61 में हुआ था और 62 में चुनाव होना था। उसके बाद आपको 83 में हुआ, 84 में हुआ, 87 में हुआ, 89 में हुआ, 90 में हुआ, 92 में हुआ, 93 में, 94 में, 2002, 2004 में धड़ल्ले से हुआ, बार बार हुआ है, हर सरकार ने करवाई है। वो तो समय समय पर, क्योंकि हमारा देश बहुत सारे देशों से सीमा शेयर करता है और भारत के जो सीमा से लगे पड़ोसी हैं, दुर्भाग्य की बात है वो उनमें से अधिकतर भारत के शत्रु हैं, तो वो घुसपैठ करते रहते हैं। तो समय समय पर भारत की सीमा सुरक्षा के लिए और हमारे देश के रिसोर्स में दूसरे लोग पल के इस देश का कुछ बुरा ना करें, अहित ना करें, तो एसआईआर होता रहा है। ये देश हित की बात है। अब तक तो कानों कान खबर नहीं थी। ये 25-26 के एसआईआर को लेके इतना छाती क्यों पीटा जा रहा है, क्यों चिल्लाया जा रहा है? क्योंकि तब तक इन लोगों ने ऐसी अपनी चौपर बिछा ली है, चेस बोर्ड बना लिया है कि इनको चुनाव जीतना, जनता नहीं जानती है, इनको नहीं पहचानती है, नहीं पसंद करती है, मगर इस सत्ता में जीत कर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तो इनके खैरख्वाह जो हैं वो बाहर से आते हैं और उनके लिए इन्होंने बॉर्डर एरिया में रेड कारपेट बिछा रखा है। और जब वो रेड कारपेट बंद हो रहा है, वहाँ सीमाएं सील हो रही हैं और बाहर निकाला जा रहा है, तो इनको पीड़ा हो रही है। मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि 52 से लेकर 2004 तक जितने एसआईआर धड़ल्ले से हुए, उनमें कितनी पार्टियों ने विरोध किया? जितनी मुझे जानकारी, किसी पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि आम जनता इस शब्द का माने नहीं जानती, एक्रोनिम का पूरा अर्थ नहीं जानती है। और आज इतना रोना क्यों? इसका जवाब दे ममता सरकार दे, या जो भी ऑपोजिशन की पार्टियां, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, कोई भी इसका जवाब दे कि पहले क्यों नहीं था विरोध। एसआईआर तो उसी मुद्दे से होता था ना कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर हमारे देश की नागरिकता लेकर और यहाँ के रिसोर्स खपत करके यहाँ के लिए कोई संजीदा मामला खड़ा न कर दे, कोई तरह का संदिग्ध अवस्था में लिप्त न पाया जाए, हमारे देश के लिए कोई थ्रेट न बन जाए, सिक्योरिटी थ्रेट न बने। और उसी मुद्दे से अभी भी हो रहा है। अब क्यों इतना रोना है? क्योंकि इनके हाथ से इनकी सत्ता जाती दिख रही है, जो इनको उन्हीं के मार्फत प्राप्त होती थी। तो जनता कब तक सहेगी? और सबसे बड़ी बात है कि जनता तो इनको चुनती नहीं थी। इनको चुनने वाले जो इनके आका आते थे बाहर से, वो तो अब रहे नहीं। पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरी की पूरी सोसाइटी सुन्न पड़ गई है। बिल्कुल वहाँ पर लग रहा है कर्फ्यू लागू हो गया। लाखों लाख लोग भाग गए रातों रात एसआईआर के डर से। वो क्यों भाग गए? कहाँ भाग गए? इसलिए भाग गए क्योंकि वो बसाए हुए थे, और बसाने वाले आका कि जब गर्दन फंसने लगी तो वो यहाँ से जान बचाकर भाग गए, पलायन कर गए यहाँ से। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो इनका जो बाहर से था, संदेश खाली में जब हुआ था, जो आप कह रहे हैं महिला सुरक्षित, वाकई में नहीं, संदेश खाली में हुआ था। शाहजहां जो इनके पार्टी का भी था और जिसके बहुत और भी तरह के घोटाले खुलकर आए, उसके लिए भी फिर इन्होंने अपना यही रौद्र रूप दिखाया था। और उसकी रक्षा में पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया, फिर उसका पता नहीं लगने दिया, फिर वो गायब हो गया और व्यवधान ऐसा पैदा किया कि वो मामला अपने अंजाम तक पहुंचा नहीं। और फिर खुद से ऑन रिकॉर्ड बयान देना कि 9 बजे के बाद लड़कियां घर से निकलती ही क्यों हैं,
ये कहना, जबकि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, 24/7 लोग काम कर रहे हैं, लड़कियां घर से बाहर जा रही हैं काम के लिए, रोजगार के लिए, या फैमिली इवेंट्स होता है, शादी होती है रात के 12-1 बजे तक, लोग शादी का काम चलता रहता है, फंक्शन चलता है, नाच गाना होता है, लोग आते जाते रहते, मिलते मिलाते रहते। आप कह रहे हो 9 बजे के बाद लड़की बाहर निकलेगी तो उसकी जिम्मेदारी है। मतलब ये कितनी ज़्यादा लापरवाह बयान है एक मुख्यमंत्री जो कि खुद एक महिला है उसके हाथों। तो आप समझिए कि महिला कितनी सुरक्षित है। संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ होता रहा, महीनों से हो रहा था, जो बाद में एक्सपोज हुआ आरजी कर हॉस्पिटल में, वो तो एक मतलब विभत्स घटना थी जो मीडिया के कवरेज में आ गई। उसके अलावा नित्य निरंतर ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं जो मीडिया वहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि टीएमसी के डर से मीडिया वहाँ कांपती है, जो ईडी और सीबीआई को नहीं चलने देती है, बीएसएफ को मार के भगा देती है। तो वो सरकार वहाँ पर क्या अच्छा होने देगी। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जो देश में जो चल रहा है आज की डेट में वो ठीक नहीं हो रहा है, जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है, जनता के साथ धोखाबाजी हो रही है। चाहे वोट चोरी का आरोप हो, चाहे जो वादे करके आए नौकरियां की बात हो, वो कह रहे हैं देश में खस्ता हालत है, देश ना बर्बादी की कगार पे जा रहा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ कागजों पे काम है, उनका ज़मीनी हकीकत पे कुछ नहीं है। तो आप उनके नरेंद्र मोदी के काम को कैसे देखती हैं? करीब 12 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री के पद पर, तो उनकी उपलब्धियां, उनके काम और जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं? नरेंद्र मोदी की 12 साल की उपलब्धियों पर बात करने के लिए तो मैं तो बहुत मतलब कि ज्ञान के हिसाब से बहुत छोटी होंगी, तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। और इतनी बड़ी उपलब्धियों की लिस्ट है कि आपके साथ एक और एपिसोड सिर्फ उनके उपलब्धियों पर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हिंदू देश में हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, जिसके लिए 500 साल तक लोगों ने बलिदान दिए। तो ऐसे देश में जहां भगवान राम जिनका जन्म स्थल है, उनके जन्म स्थल पर उनको टेंट में रखा जाता था, और उस टेंट को जब तार तार हो जाता था उसको बदलने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती थी। उस देश में आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया और लाखों सैलानी आते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसको एक टाइम में बीमार राज्य कहा जाता था, आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। इतने स्टार्टअप हैं और इतने ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ चुके हैं। तो ये तो एक सिंगल उपलब्धि मैंने बताया, जिसके कितने डायनामिक एंगल्स हैं, जिसके बारे में चर्चा करें तो बहुत समय लग जाएगा। सोमनाथ मंदिर जो इनके जवाहरलाल नेहरू ने ना सिर्फ ऑब्स्ट्रक्ट किया, उसको बनने नहीं देने के लिए तमाम कोशिशें उन्होंने की थी। और जब उस समय के राष्ट्रपति वहाँ जाना चाहते थे, उनको नेहरू जी ने बाधित कर दिया, और उनके मर्जी, नेहरू जी के मर्जी के खिलाफ राजेंद्र बाबू वहाँ गए थे। तो सोमनाथ मंदिर से लेकर राम मंदिर तक लेकर, जो लोग कहते हैं कि मंदिर से क्या होगा, मंदिर हमारे देश में गढ़ हुआ करता था शिक्षा का, न्याय का, स्वास्थ्य का, ज्ञान का। जिस तरह से अन्य समुदायों के पूजा स्थल होते हैं, तो वो तो यथावत हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनके ही परिवार ने लगाया था, ताकि जो टूटे हुए मंदिर हैं उनको पुनर्स्थापित ना किया जा सके, ताकि हिंदू हीन भावना से ग्रसित रहे। आज हिंदू जाग रहा है, अपनी जड़ों को पहचान रहा है, इनकी कलई खुल चुकी है कि इन्होंने किस तरह से हमारा मानसिक शोषण किया, हमें हीन भावना से ग्रसित कराया। इतिहास में हमें क्या पढ़ाया गया? अकबर, बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, हमारे राजा महाराजाओं का तो कुछ कहीं नाम तक नहीं लेने दिया। क्यों नहीं लेने दिया? तो आज जब हम अपनी जड़ों को पहचान रहे हैं, एक टाइम में कोविड का दौर था जब दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी धराशायी हो रही थी, भारत में स्टार्टअप्स लग रहे थे, यूनिकॉर्न्स हो रहे थे, दुनिया हमेशा भारत बचा हुआ वैक्सीन, बचा हुआ अनाज विदेशों से खैरात में पाती थी, दया पात्र के तौर पे पाती थी। पहली बार ऐसा विश्व इतिहास में हुआ कि भारत ने अपना वैक्सीन न सिर्फ बनाया, सफल वैक्सीन बनाया, और उससे उन गरीब देशों की मदद की जिनको कोई मदद करने वाला नहीं था। ठीक है, थैंक यू।